नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय जी। मैं दीपक विजयवर्गीय जी के बारे में बता दूं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में समर्पित होकर लंबे समय तक काम किया है, तमाम सारी जिम्मेदारियों का बहुत अच्छी तरह निर्वहन किया है। लेकिन उनकी एक विशेषता यह भी है, जो शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे नेता हैं उनमें इनकी गिनती होती है। इन्होंने LLM किया है, LLM के अलावा उन्होंने विधि विभाग उसमें PhD किया है, MBA किया है और तमाम सारे दायित्वों का निर्वहन किया है। वो मुख्य प्रवक्ता रहे हैं पार्टी के। पार्टी में जब भी घोषणा पत्र या आरोप पत्र तैयार करने की बात आती है तो एक व्यक्ति का नाम सबसे पहले दिमाग में आता है, वो है दीपक विजयवर्गीय जी। आज हम दीपक विजयवर्गीय से इसलिए बात कर रहे हैं कि दीपक विजयवर्गीय जी ने इस बार यानी कि 2023 में दावा ठोक दिया है भोजपुर विधानसभा सीट से, और वे पार्टी के तमाम सारे नेताओं को ये कह चुके हैं कि इस बार वे भोजपुर से लड़ना ही चाहते हैं। क्यों लड़ना चाहते हैं, हम उनसे डायरेक्ट बात करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है दीपक जी। दीपक जी, आपने तो ऐसी सीट पर दावा ठोक दिया है जहां पूर्व मुख्यमंत्री के दत्तक पुत्र हैं और उनकी टिकट काट कर पार्टी आपको टिकट दे, ये बड़ा हम लोगों के लिए भी थोड़ा सा आश्चर्यजनक है। नहीं, देखिए रविंद्र जी, भोजपुर का अब्दुल्लागंज जो कस्बा है वहाँ के हम मूल निवासी हैं और वहाँ पर संघ की जो बाल शाखा थी उसका मुख्य शिक्षक रहा हूँ। बाद में 1982 से लेकर 1995 तक मैंने विद्यार्थी परिषद में काम किया है। विद्यार्थी परिषद में मंडीदीप, ओबेदुल्लागंज, सुल्तानपुर, बाड़ी जो भोजपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख कस्बे हैं, यहाँ पर विद्यार्थी परिषद की शुरुआत ही मैंने की है। न सिर्फ इन कस्बों बल्कि सारे भोपाल संभाग में विभाग प्रमुख होने के नाते कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर मैंने विद्यार्थी परिषद की शुरुआत की। और विद्यार्थी परिषद का प्रवासी कार्यकर्ता, जो जिसको आजकल विस्तारक या दूसरी भाषा में संगठन मंत्री वगैरह कहते हैं, लेकिन मैं लगभग पूर्णकालिक घोषित नहीं था, लेकिन पूरे समय विद्यार्थी परिषद का काम करता था। विद्यार्थी परिषद का बाद में मैं प्रदेश का कोषाध्यक्ष और प्रदेश का कार्यालय मंत्री भी रहा। तो ये जो समय है 1982 से 95 के बीच का, इसी दौरान में मंडीदीप में इंडस्ट्रियल एरिया है तो पढ़ाई चली रही थी। उसी बीच में मैंने मंडीदीप की जो इंडस्ट्रीज हैं, गोदरेज फूड्स लिमिटेड, वेंकटेश बेवरेजेस लिमिटेड, एक और कस्बा है चिकलोत मंडीदीप के पास ही, वहाँ पर यूनाइटेड पॉलीप्रोपिलीन लिमिटेड, इसके अलावा रोबिन कैम्फर एंड ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, स्टैंडर्ड सर्फेक्टेंट्स लिमिटेड, इन इंडस्ट्रीज़ में इंजीनियर के नाते काम किया है। तो जाहिर तौर पर मंडीदीप क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं उनके बीच में मेरा बहुत व्यापक संपर्क है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि ओबेदुल्लागंज का मैं तो मूल निवासी हूँ, और जब अब्दुल्लागंज कस्बे में 150 घर होते होंगे प्रारंभिक तौर पर जब बसा था, तब से हमारा परिवार वहाँ निवास करता है। तो विश्व हिंदू परिषद का जो काम शुरू हुआ ख़ास तौर पर सारे देश में 1983 में एक एकात्मता यज्ञ या गंगा जल की यात्रा निकली थी। उस समय एक बड़ी घटना हुई थी, तमिलनाडु में धर्मांतरण हुआ था बड़े पैमाने पे, पूरे गांव का धर्मांतरण हो गया था, और उसके लिए जागरूकता लाने के उद्देश्य से सारे देश में सारे संघ परिवार के जो भी संगठन हैं उनके विस्तारक भी निकले थे और व्यापक स्तर पर समस्या को जनता तक पहुंचाने के लिए कोशिश हुई थी। तो मैं 1983 में, आज से 40 साल पहले, विश्व हिंदू परिषद के काम के लिए विस्तारक निकला था, और उस समय भोजपुर के गाँव में मैंने इस समस्या के बारे में प्रचारित किया था। उस समय मैं 16-17 साल का विद्यार्थी था, तो इतना मेरा गहरा संपर्क उस क्षेत्र से है। बाद में 1985 में पटवा जी, चूँकि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे, 1980 में उन्होंने सीहोर से चुनाव लड़ा था। तो पार्टी ने तय किया कि उस समय चूँकि बहुत अनुकूल समय नहीं था, तो पार्टी के जो नंबर 1 नेता हैं उनको एक सुरक्षित सीट चाहिए, और ऐसी सीट जहाँ पर हिंदुत्व का प्रभाव हो और कोई जातिवाद जैसी कोई समस्या ना हो। तो लिहाजा 1985 में पटवा जी वहाँ पर नॉमिनेट हुए। 85 में पटवा जी वहाँ से जीते, 90 में वहाँ से जीत के मुख्यमंत्री रहे, 93 का चुनाव भी उन्होंने लड़ा। तो उस समय चूँकि हम विद्यार्थी थे तो सारा काम कर रहे थे, लेकिन हम उस समय से ही वहाँ, जैसे हमने भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया, तो भोजपुर सीट से लड़ना चाहते थे। लेकिन चूँकि पटवा जी बड़े नेता थे तो ऐसी स्थिति में संगठन ने कहा कि आप संगठन में काम करो तो बेहतर होगा। तो विद्यार्थी परिषद के बाद मैंने भाजपा का प्रदेश संगठन है उनसे जुड़ा, और 1995 से ही भाजपा का जो आर्थिक प्रकोष्ठ है, भाजपा का वैचारिक प्रकोष्ठ है, उसमें हमने शुरू में जो टॉकिंग पॉइंट्स वगैरह और सेमिनार वगैरह जो इंटेलेक्चुअल चीज़ें हैं, एकेडमिक चीज़ें हैं, वो शुरू की। 1998 में जब नरेंद्र मोदी जी यहाँ के प्रभारी थे, उस समय उन्होंने व्यापक स्तर पर कुछ बदलाव किए थे और विजयव्रती कार्यकर्ता निकाले थे कि जो लोग चुनाव तक 6 महीने तक कोई और काम नहीं करेंगे और खाली
जो पार्टी तय करेगी वो करेंगे। तो मैं विजय व्रत की कार्यकर्ता था 1998 में, और उस समय उन्होंने कहा जो तय हुआ था पार्टी में, विक्रम वर्मा जी प्रभावी स्थिति में थे, तो जो मीडिया सेल है उसमें आप काम देखो, और मुझे संभागीय मीडिया प्रभारी बनाया गया 1998 में। उसके बाद 2002 में प्रभात जी के जाने के बाद में प्रदेश का मीडिया प्रभारी रहा। उस समय दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, और आपको मालूम है कि मीडिया के बीच पार्टी की स्थिति कितनी कठिन होती थी। तो उमा जी जब कैंपेन की कमेटी के अध्यक्ष बनी और कैलाश जोशी अध्यक्ष बने, तो मुझे प्रदेश का मीडिया प्रभारी बनाया गया। विपक्ष का दौर था और सारे प्रदेश में हमने मीडिया के नाते काफ़ी काम किया, सरकार बनी, और बाकी आप देख रहे हैं 20 वर्षों से मध्य प्रदेश में सरकार है। चूँकि मध्य प्रदेश में अब मैं संगठन का काम करता रहा हूँ, पटवा जी पार्टी के बड़े नेता रहे हैं, तो इसलिए जो संगठन में काम करते रहते हैं, तो वो बार बार ऐसी सीटों पर जहाँ भाजपा के विधायक हैं वो कोई ऐसी गतिविधि ना करें कि जिससे कोई धर्म संकट पैदा हो। तो हर अच्छे कार्यकर्ता से ये अपेक्षा की जाती है। तो मेरी भी ये कोशिश रही है कि मैं पार्टी के समक्ष तो अपनी बात कहता रहा हूँ, क्योंकि 1998 में, हालांकि 1996-97 में छिंदवाड़ा पटवा जी गए एक बार, फिर बाद में उन्होंने 1998 में भोजपुर से फिर चुनाव लड़ा, इसलिए मैंने अपने आप को संगठन पे फोकस कर दिया। 2003 में भी मैंने बात की, तो उस समय लेकिन पटवा जी ने, सुरेंद्र पटवा जी के लिए बात कर ली थी, तो वो उनको टिकट मिला, उन्होंने चुनाव लड़ा। और लेकिन मेरी जो बातें हैं संगठन के, जो संगठन महामंत्री या भोपाल संभाग के संगठन मंत्री, उन तक सीमित होती हैं थी, कि चूँकि जैसा मैंने पहले कहा कि पार्टी का जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते जिसकी प्रदेश संगठन में भूमिका है, मैं सड़क पे जाकर ये नहीं कह सकता कि साहब आप मेरे पक्ष में खड़े हो। भोजपुर में या उन सारे इलाकों में जो भी हज़ारों लोग मेरे साथ पड़े हुए हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में हज़ारों लोगों ने मेरे साथ उद्योगों में काम किया है, और दूसरे प्रचार अभियानों के दौरान सब लोग मुझसे मिले हैं, लेकिन मैं सड़क पे खड़े होकर कि जहाँ पे विधायक है पार्टी का, मैं दावा नहीं करूँगा 6 महीने पहले से कि साहब मैं भी दावेदार हूँ। एक बात बताइए दीपक जी, 18 साल की उम्र से आप काम कर रहे हैं और अब 57 साल की उम्र है आपकी, लगभग आप 40 साल तक लगातार संगठन में काम कर रहे हैं, लेकिन टिकट के लिए हमेशा आप गुपचुप तरीके से कहते रहे, यानी संगठन पर अपनी बात कहते रहे। कभी आपने जो एक तरीका दूसरा भी आजकल आ गया है पार्टी में कि बिल्कुल अधिकार के साथ मांगी जाती है, शायद इस बार मांगेंगे आप अधिकार के साथ कि नहीं अब डीजे बनना? नहीं, देखिए ऐसा है कि मैंने इस बार जो है पब्लिकली, जैसे मैंने मीडिया में कभी नहीं कहा, लेकिन पहली बार आपने सवाल उठाया कि आप कहाँ से टिकट मांग रहे हैं, तो मैंने कहा कि मैं भोजपुर से आकांक्षी हूँ। मैंने पार्टी के सारे बड़े नेताओं को बताया है, और सारे पार्टी के बड़े नेता जानते हैं कि मैं भोजपुर से ताल्लुक़ रखता हूँ। भोजपुर में पिछले 40-50 साल में जो भी कार्यकर्ता हैं, उसमें संगठन की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ दी गई हैं वो मुझे दी गई हैं। अब जो संगठन का काम लगातार कर रहा है, अगर वो कोई नेता ऐसा समझता है कि वो पार्षदों के टिकट के लिए लॉबिंग करेगा या नगरपालिका के टिकटों के लिए लॉबिंग करेगा या वहाँ पे अपना गुट बना के अपनी राजनीति शुरू करेगा, तो मैं समझता हूँ फेयर तरीका नहीं होगा। और इसीलिए संगठन के नेताओं से मेरा आग्रह रहा है हमेशा कि जो लोग न्यूसेंस पैदा नहीं कर रहे हैं उनके बारे में भी बहुत सकारात्मक ढंग से सोचने की ज़रूरत होती है। तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी है कि जो न्यूसेंस नहीं कर रहे हैं उनके, तो क्या पार्टी में न्यूसेंस के आधार पर टिकट मिलने लगी है? आप व्यक्तिगत तौर पर मानते हैं कि जो लोग न्यूसेंस करते हैं उनकी सुनवाई जल्दी होती है? नहीं, देखिए ऐसा है कि पार्टी में कुछ दिनों से ये चर्चा चल रही है। चर्चा अलग बात है, आप बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं और आप अनुभव करते थे कि जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि हमने सर्वे किया है, पार्टी के जिम्मेदार लोग या दूसरे लोग कहते हैं हमने सर्वे किया है। अब सर्वे करने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा नेता जो टिकट चाहता है वो 2 साल पहले से जनता के बीच जाके कहे कि मैं भी दावेदार हूँ और मैं भी इस क्षेत्र से टिकट चाहता हूँ, और इसका आशय ये होता है कि उस क्षेत्र में जो विधायक है उसके खिलाफ आप माहौल पैदा कर रहे हैं। मैं किसी भी स्थिति में ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, चाहे पार्टी की रणनीति जो भी हो, पार्टी के चुनाव का तरीका जो भी हो, पार्टी की टिकट देने का तरीका जो भी हो, लेकिन पार्टी का सिटिंग विधायक जहाँ पर है वहाँ जाकर मैं 2 साल पहले से ये कहने की कोशिश करूँ कि मैं भी दावेदार हूँ, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये सर्वे की जो परंपरा है ये उस तरह से नहीं होनी चाहिए जिस तरह से कही जा रही है। मतलब पार्टी की सर्वे की परंपरा पर आपने एक तरह से सवालिया निशान तो खड़ा किया ही है विजय वर्गीय जी, लेकिन पिछले 20 साल में पार्टी में जो परिवर्तन हुए हैं, जो बदलाव हुए हैं, वो आपकी नीतियों से मेल खाते हैं क्या? मैं बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। जिस तरह के परिवर्तन आप देख रहे हैं कि कितने सारे लोग बाहर से अब पार्टी में आ गए हैं, अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं, अब तो नारे भी लगते हैं, पार्टी के अंदर जुलूस लेके भी पहुँचते हैं, बसें भर भर के भी जाती हैं, नेताओं की गाड़ियाँ भी रोकी जा रही हैं, हमने ये भी देखा है कार्यालय में। तो इस तरह से टिकट मिलने का एक
तरीका और एक वो तरीका है जो आप अपना रहे हैं, और आप पिछले 40 साल से अपना रहे हैं, खड़े तो वहीं हैं। देखिए, ऐसा है कि मैंने पिछले 40 सालों में देखा, एक दौर वो भी था कि जो बसें भर के लाता था, जो लॉबिंग करने की कोशिश करता था, उसका टिकट कटना उसी समय तय हो जाता था। अच्छी बात ये मानी जाती थी कि जो कार्यकर्ता पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरे समर्पण के साथ, अच्छी छवि के साथ, अच्छे चरित्र के साथ, योग्यता के साथ, अच्छी पारिवारिक पृष्ठभूमि के साथ मैदान में है, तो पार्टी उसकी चिंता करती थी और अपने तरीके से उसको आगे चिंता बढ़ाती थी। करती थी, इस शब्द में मैं क्या अर्थ लगाऊं, थी का क्या अर्थ लगाऊं मैं? देखिए, सारे व्यक्ति के अपने अनुभव हैं, मेरा अनुभव यही है कि जो मैंने कहा। थी ना, आपने कहा। आज की तारीख में क्या परिस्थिति है? देखिए, हमने अभी रघु जी का पूरा आपने इंटरव्यू सुना होगा, आपने मोगे जी का सुना होगा। पार्टी की जो एक बदलाव पार्टी के अंदर महसूस किया जा रहा है, आप भी उसे महसूस कर रहे हैं क्या, जो आपके सीनियर नेता महसूस कर रहे हैं? देखिए, पार्टी जब विस्तारित रूप में होती है तो बहुत सारी कार्य पद्धति बदलती है, बहुत सारे काम करने का तरीका बदलता है। 1951 में जब पार्टी की शुरुआत हुई थी तो 8 लोग थे, या बैठक के लिए 15 लोग रहे होंगे। आज हमारे पास 30 करोड़ लोग हैं, तो निश्चित तौर पर एक मास बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होने की प्रक्रिया में बहुत सारे बदलाव करने पड़ते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में जो पार्टी के मूल तत्व हैं, मूल्य कार्यप्रणाली है, वो खो ना जाए, ये ज़रूर एक चिंता की बात होती है। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि सर्वे हो रहे हैं कि साहब सर्वे के आधार पर टिकट होगा, तो मेरा आग्रह हमेशा कि टिकट का आधार चरित्र क्यों नहीं होगा, टिकट का आधार समर्पण क्यों नहीं होगा, टिकट के आधार सेवा की भावना क्यों नहीं होगी। दीपक जी, अभी तक किस किस से बात हो गई आपकी? मैं बड़ा सीधा सीधा पूछ रहा हूँ। ये पार्टी के अंदर की चर्चा है, और मैं समझता हूँ एक बड़े नेता ने मुझसे ये भी कहा कि दीपक जी, आपके जैसे कार्यकर्ता को ये कहने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। तो अब देखिए, इसलिए- दीपक जैसा एक कार्यकर्ता बनाने में 40 साल लगते हैं, लेकिन उसका दिल तोड़ने में 4 सेकंड लगते हैं। देखिए, ऐसा है कि हर आदमी अपने धर्म से बंधा हुआ है। बड़े से बड़े लोग अपने धर्म से च्युत हो सकते हैं, अपने धर्म से हट सकते हैं। मैं अपनी जो धर्म है, मेरी अंतरात्मा है, उसके हिसाब से ही चलता हूँ। और चूंकि जो ये बात कही गई कि साहब एक पब्लिक ओपिनियन के तरीके से या सर्वे के तरीके से भी बात कहीं ना कहीं होगी, और आपने अगर कहा नहीं तो कैसे समझ में आएगा लोगों को। तो अब समझाने का अगर ये तरीका हो गया तो इसलिए मैं पब्लिकली कह रहा हूँ, नहीं तो मैं तो पब्लिक भी इस कहने के पक्ष में नहीं हूँ। और किसी भी अच्छे राजनीतिक दल को जो अनुशासन बना के रखना चाहता है, जिस प्रक्रिया से हम पिछले 60-70 सालों से गुजरे हैं, उस अनुशासित ढंग से अगर हम पार्टी को बनाना चाहते हैं, तो सड़क पे टिकट मांगने की प्रक्रिया ये कोई अच्छी बात नहीं है। क्योंकि इससे देखिए, ऐसा है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इसलिए उनको टिकट मांगने का हक तो हर एक को है। लेकिन हम देखते हैं कि जिनके बारे में शायद पार्टी पार्षद के बारे में विचार ना करे, वो विधानसभा का टिकट मांगने की हिम्मत करने लगे। आज से 10, 15, 20, 30, 40 साल पहले कल्पना से परे था। बहुत सारे ऐसे लोग जो जमाना बदला है, बड़े स्तर पर, व्यापारिक स्तर पर स्थापित हो गए हैं, अब वो अपने संस्थानों के दम पर स्पॉन्सर्ड मार्केटिंग कर रहे हैं। अब स्पॉन्सर्ड मार्केटिंग से कितना पब्लिक ओपिनियन बदल रहे हैं, कितना सोशल मीडिया में चेंजेस ला रहे हैं, और उससे क्या एक अच्छी राजनीति की जो परंपरा है वो बनी रहेगी, इस बारे में लोगों को सोचने की ज़रूरत है, फैसला लेने वालों को सोचने की ज़रूरत है। दीपक जी, एक बात और चल रही है, ये बड़ा अंदरूनी तौर पे मैं बड़ा असंभव मानता हूँ। ये भी एक बीजेपी में शायद चर्चा का विषय है कि जो 3 बार विधायक चुन चुके हैं, अब उनको विश्राम दिया जाए और नए लोगों को मौका दिया जाए। आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं, और क्या पार्टी में इस पर कोई विचार चल रहा है? देखिए, पार्टी में फॉर्मल इस तरीके से मैंने विचार करते हुए तो नहीं देखा है, लेकिन मेरा एक व्यक्तिगत मत है कि किसी भी व्यक्ति को 2 बार से ज़्यादा टिकट नहीं दिया जाना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, जो रणनीतिक स्थितियां होती हैं पार्टी के लिए, सस्टेनेबिलिटी ज़रूरी होती है, पॉलिटिक्स बना के रखना ज़रूरी होती है, लीडरशिप, क्योंकि हमारा देश कोई बहुत एडवांस देश नहीं है, मध्य प्रदेश में 50,000 गाँव हैं, तो एक सस्टेनेबल लीडरशिप के लिए ये ज़रूरी है कुछ नेताओं को लगातार बना के रखा जाए। लेकिन ऐसे नेताओं की कितनी संख्या हो, 10% या 20%, लेकिन 80% टिकटों पर 2 बार से ज़्यादा विचार नहीं होना चाहिए। 2 बार टिकट दे दिए काफ़ी, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। आपने देखा था अभी गुजरात में जिस तरह से टिकट काटे गए थे, सारे मंत्री एक साथ हटाए गए थे, वही टीम मध्य प्रदेश में फिर एक्टिव हो गई है। आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में जो सत्ता विरोधी माहौल है, उससे निपटने के लिए बड़ी तादाद में विधायकों के टिकट काटे जाना चाहिए या कटेंगे? नहीं, देखिए, ये विचार करना तो जो स्ट्रेटेजिक लीडरशिप है, जो मैनेजमेंट की टीम है या जो चुनाव प्रबंधन की टीम है, वो विचार करेगी। मेरा जो आमतौर पे काम पार्टी में रहा है, वो पार्टी की जो ऑफिशियल नीति है उसको जनता के बीच आगे बढ़ाना, मीडिया के माध्यम से आगे बढ़ाना, या जो पार्टी की नीतिगत बातें हैं मैनिफेस्टो के जरिए जो मुखरित होती हैं,
या पार्टी के मुखपत्र के जरिए चरवैती की जो मुखरित होती हैं, तो इन सारी बातों में, पॉलिसीगत बातों में, वैचारिक स्तर पर पार्टी किस तरह आगे बढ़े, ये मेरा मुख्य तौर पे काम रहा है। इसके अलावा कई ज़िलों में, दर्जनों ज़िलों में जो अभ्यास वर्ग होते हैं उसके नाते मैंने प्रवास किया है। और चूँकि मैं पिछले 20 वर्षों में, आपने देखा होगा, मीडिया में सबसे लंबे समय तक प्रवक्ता भी रहा हूँ, और चूँकि आप सब लोगों का प्रिय पात्र हूँ तो सबसे ज़्यादा आप लोग मुझे बुलाते रहें, तो इस नाते बहुत सारे लोग देखते हैं, समझते हैं और अपने तरीके से व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। दीपक जी, एक बात और है, आप जिस सीट से टिकट मांग रहे हैं भोजपुर, वहाँ सुंदरलाल जी पटवा के दत्तक पुत्र सुरेंद्र पटवा जी विधायक हैं। आपके टिकट मांगने से निश्चित तौर पे उनमें भी बेचैनी होगी। आपके व्यक्तिगत रिलेशन क्या है सुरेंद्र जी से? नहीं, देखिए, ऐसा है कि सभी कार्यकर्ताओं के व्यक्तिगत संबंध अच्छे होते हैं, एक बात। दूसरी बात, नहीं, मैं जो बता रहा हूँ, देखिए, व्यक्तिगत संबंध होना जरूरी नहीं है, व्यक्तिगत संबंध होना भी जरूरी नहीं है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, अच्छा ही होना चाहिए। अरे आप एक व्यक्ति की टिकट, जो व्यक्ति वहाँ है वैसी जगह पर टिकट मांग रहे हैं, तो ये सवाल बनता है। मैं चूंकि मैं वहाँ 40 साल से कार्य करता हूँ, ये अधिकार है आपका। मैं 1980 में, 80 में तो कोई नहीं था वहाँ पर। 80 में जब मैं 14 साल का था, उस समय कार्यकर्ता नहीं होते थे, तो जो आधिकारिक कार्यकर्ता होते तो वो लंच करने जाते थे। पर्ची कौन बांटेगा, पर्ची काटने वाले, बांटने वाले नहीं होते थे। तो 13-14 साल की उम्र से हम पर्ची बांटने हैं, भोजन बांटने वाले, वो सारा काम हमने किया है। दीवार लेखन का जो काम होता है, सारे जो अपना टीन है, हमने दीवारों पे टीन के उससे स्टेंसिल से दीवार जनसंघ थी, जनसंघ के बाद बीजेपी बनी, तो वो सारे, उन सारे कामों से गुजर के हम आज यहाँ खड़े हैं। तो मुझे लगता है कि पार्टी जरूर विचार करेगी इन सारी बातों। नहीं तो आप पटवा जी से मेरा का संबंध नहीं भी बताएं, आप नहीं भी बताएं तो उन्हें बेचैनी तो हुई होगी। किसी की बेचैनी का सवाल नहीं। देखिए, ऐसा है, मेरा जो मैंने अपने व्यक्तिगत मत बताया कि विधायक के नाते 2 बार से ज़्यादा किसी को मौका मिलना नहीं चाहिए, एक बात, किसी के लिए, बड़े बड़े स्लोगन के लिए। दूसरी, जो सस्टेनेबल लीडरशिप के लिए, जिनको हमको प्रदेश स्तर पे बनाए रखना है, क्योंकि लगातार प्रदेश की जनता का, जैसा मैंने कहा, हमारा ग्रामीण समाज है, और वहाँ पर बार बार हम बहुत जल्दी बदलाव करेंगे तो प्रदेश स्तर पे कोई नीतिगत चीज़ें या विचारधारा का चीज़ों कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए 20% सीटें ऐसी लीडरशिप के लिए रखी जाएं, और 80% लोगों पे, क्योंकि कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है। अगर हम एक ही सीट पर 8-8 बार अगर एक ही कार्यकर्ता को, या 10-10 बार, 15-15 बार एक ही परिवार को मौका देंगे, तो हर क्षेत्र में मैं समझता हूँ आज जो हज़ारों की संख्या में कार्यकर्ता हैं, टिकट मांगने वालों की संख्या जो है 10, 15, 20, 25 तक हो गई है। मैं, हो सकता है उसमें से उतने गंभीर ना हो, लेकिन 4-6 कार्यकर्ता तो गंभीर स्थिति के होते हैं, तो हर लोग को मौका मिलना चाहिए, ऐसी। आखिरी सवाल और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम सभी उम्मीद करते हैं, पूरा पत्रकार जगत, क्योंकि सब आपको बहुत चाहते हैं कि आपको टिकट मिले, और यदि कल्पना करें यदि टिकट नहीं मिलती इस बार भी, क्योंकि 57 साल के दीपक जी हो गए हैं और अगले चुनाव में आपकी उम्र 62 होगी, यदि पार्टी इस बार विचार नहीं करती है तो दीपक जी क्या करेंगे? देखिए, दीपक विजयवर्गीय बचपन से, जब से मैंने होश संभाला है, अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ। मैं संघ के स्वयंसेवक के नाते भी, विद्यार्थी परिषद के नेता के नाते भी, भारतीय जनता पार्टी के नेता के नाते भी, जो फैसले लेने वाले हैं वो अपने धर्म का पालन किस तरह करते हैं, उनको किस तरह, किसमें क्या संभावनाएं देखते हैं, उनका विषय है। मैं अपने धर्म के प्रति प्रतिबद्ध हूँ। पार्टी में रह के जैसा है वैसे ही करेंगे? नहीं, जो मैं, आपका धर्म ही तो मेरी जो अंतरात्मा है वो अपने धर्म से बंधी हुई है। मैं अपने धर्म का पालन अपने तरीके अपना करूँगा। आपने ये नहीं कहा मैं पार्टी के प्रति वफादार रहूँगा, आपने कहा धर्म का पालन करूँगा। मैं पार्टी के प्रति मेरा देखिए, ऐसा है कि जो हर व्यक्ति होता है, अगर आपने परम पूज्य जी, गुरु जी को पढ़ा हो, तो एक प्रमुख बात है उसमें कि व्यक्ति के धर्म होते हैं, कई धर्म होते हैं। ये जो हिंदू धर्म या इस्लाम धर्म या जैन या बौद्ध धर्म की बात नहीं है। हम जब भारतीय परंपरा में धर्म को अपनी ड्यूटी के तौर पर लेते हैं, एक व्यक्ति का धर्म व्यक्ति के तौर पर होता है। दीपक विजयवर्गीय का अपना धर्म दीपक विजयवर्गीय के प्रति है। दूसरा, दीपक विजयवर्गीय का धर्म अपने परिवार के प्रति है। तीसरा, दीपक विजयवर्गीय का धर्म भोपाल के प्रति है। चौथा, मध्य प्रदेश के प्रति है। पांचवा, सारे देश के प्रति है, पार्टी के प्रति। ये सारी जो धर्म है अलग अलग तरीके से, इसमें अब भोजपुर भी आ जाता है, भारतीय जनता पार्टी भी आ जाती है, दीपक विजयवर्गीय भी, सारी चीज़ें आ जाता है। लेकिन जो भी मैं अपने तरीके से धर्म सम्मत काम करूंगा, और अगर पार्टी भी धर्म सम्मत काम करेगी, तो मैं समझता हूं कि 200 पार का आंकड़ा उस समय की स्थितियों के लिए दूर नहीं होता। अगर हम कहीं पर कोई आँखों पे से कोई चीज़ गुजर जाने देते हैं, तो फिर गलत फैसले होते हैं, और उसी से पार्टी को कोई धर्म संकट का सामना करना पड़ता है।
तो अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे दीपक विजयवर्गीय जी, जिन्होंने इस सारे में बहुत सारी बातें कह दी हैं, पर एक सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा है। दीपक विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी के कोई छोटे मोटे नेता नहीं हैं, 40 साल अपने जीवन के दिए हैं, तमाम महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। दीपक विजयवर्गीय आज कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अब एक निर्णय लेना चाहिए कि 2 बार से ज़्यादा टिकट किसी को नहीं देना चाहिए। यदि मध्य प्रदेश में ऐसा होता है तो आप ये मान के चलिए कि 80 से 100 टिकटें कम होंगी, जो विधायक अभी हैं उनकी टिकटें कटेंगी और तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेता और मंत्री वो घर बैठ जाएंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।